नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं समाचारों में 20 बड़ी खबरों की। केंद्र प्रस्तुत करने की अवधि न्यायालय ने दिया था। आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय से और समय मांग सकता है एएसआई। कानपुर के जैसर मऊ पहुंचकर आपको ऐसा अनुभव होगा। 12 प्रजातियों की तितलियों वाले इस स्थान को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार में इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हुई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ दुबग्गा स्थित आवास से एक युवक का संदिग्ध शव मिला है। युवक के सिर पर गोली लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच में जुटी हुई है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुओं के लंपी रोग पर नियंत्रण और बचाव के लिए महोबा में 842वें ऐतिहासिक कजली मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने मेले का किया उद्घाटन। चंद्रावल के डोले की सुरक्षा में एक महिला एसआई सहित 12 पुलिसकर्मी तैनात। रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने से बनारस में बड़ी संख्या में उज्ज्वला लाभार्थी एलपीजी से खाना नहीं पका रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब 58,000 लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग लंबे समय से नहीं कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सोमनाथ तक सीधी ट्रेन चलेगी। बनारस से सोमनाथ की नगर
महाराजगंज, बलिया सहित कई जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज चमक सा हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी इससे संबंधित सभी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजधानी दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिसमें संसद में चर्चा होगी। और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। संसद परिपक्व है और इस पर संसद में चर्चा होगी। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव पर कहा है कि इससे देश में विकास और लोकतंत्र मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। स्पेशल सत्र नई संसद में होगा। प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। विशेष सत्र बुलाने की बात की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निश्चित तौर से कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक 5 विशेष बैठकें होंगी और अमृतकाल में किस प्रकार से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, इसके इंतजार का जिक्र किया संसदीय कार्य मंत्री ने। प्रदेश में आज से ही बीपैक्स यानी साधन सहकारी समिति की सदस्यता महाअभियान शुरू हुआ है। ये 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 को शुरू करते हुए इससे जुड़े हुए ऑनलाइन पोर्टल और टोल फ्री नंबर को जारी किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बदलते समय के साथ साधन सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसका नाम भी बदलकर बीपैक्स कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये समितियां सिर्फ खाद और बीज तक ही सीमित नहीं रहेंगी। प्रदेश सरकार इसे बहुउद्देशीय बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपैक्स का सदस्य बनने के लिए किसान को मात्र 221 रुपए देने होंगे और सदस्य बनने के बाद उन्हें उर्वरक, उन्नतिशील बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक और 3% ब्याज की दर पर फसली ऋण सहित खेती से जुड़े अन्य कई लाभ दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक
इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। वास्तव में समाज की सहभागिता से जब कोई कार्य आगे बढ़ता है तो उसके उतने ही सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी को समझता है। हमारे यहां कोऑपरेटिव क्षेत्र में पहले चीनी मिलें चलती थी, बड़ी बड़ी चीनी मिलें चलती थी। वो किसान की समृद्धि के माध्यम बनते थे। वहां की सड़कों को भी बनाते थे। वहां पे स्कूल और चिकित्सालय के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको बड़े पैमाने पर यह सभी देखने को मिलेगा कि वहां पर जितने अच्छे कॉलेजेज होंगे, इंटर कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब इस सहकारिता आंदोलन की देन है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब समाप्त होता गया, ये जकड़ता गया। कुछ गलत तत्वों की आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ ने इसको जकड़ लिया। परिणाम क्या था? सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दम तोड़ गया। आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार इस सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय की पुस्तक परिचायिका का विमोचन किया और एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय पहले चरण में 18 मंडलों में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अटल आवासीय विद्यालय श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि है और ये दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत का प्रयोग है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अभिभावकों को खोया है, उनके लिए हमने बाल सेवा योजना शुरू की है, उन्हें भी इसमें प्रवेश का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयास करें और इस विद्यालय से छात्र 6 वर्ष बाद जब बाहर निकलें तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होकर निकलें। यही इस योजना का लक्ष्य है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा और ये सत्र प्रारंभ होगा। यह जो टीम संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वहां काम करेगी, ये उनकी सामर्थ्य को मापने का भी एक माध्यम होगा। याद रखना, शुरुआत जैसे होगी परिणाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जोरदार शुरुआत, संस्कारवान शुरुआत, एक राष्ट्र को समर्पित नागरिक निर्माण की एक शुरुआत। यहां से निकला हुआ छात्र जब 6 वर्ष के बाद बाहर निकलेगा तो उस समय अपने आप को एक स्वावलंबी नागरिक के रूप में, समर्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान कर सके। इसके लिए संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के टीम का दायित्व बनता है, जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में टीम होगी, उस टीम का दायित्व बनेगा कि वह इस कार्यक्रम को इसी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करें। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक एक बार फिर से मुंबई में हो रही है। विपक्षी नेताओं के जुटने का सिलसिला जारी है तो मंथन विस्तार से होने की बात भी की जा रही है। विपक्षी नेताओं की इस बैठक से पहले भी एक बार फिर से कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री का दावेदार बताना शुरू कर दिया है। ये चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। विपक्षी एकता का नेता आखिर कौन होगा? इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक को चयन को लेकर भी संशय बरकरार है।
संयोजक और पीएम पद को लेकर छिड़ी बहस के बीच विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिवसीय बैठक मुंबई में हो रही है। बैठक से पहले कई बड़े दलों में गठबंधन के चेहरे के रूप में अपनी अपनी पार्टियों के नाम को पेश कर अपनी दावेदारी ठोकी। हालांकि बाद में कई पार्टियों ने इससे पीछे हटते हुए कहा कि इसका फैसला मीडिया में नहीं बल्कि बैठक में होगा। 2 दौर की मीटिंग में सिर्फ समूह का नाम तय कर पाने में सफल रहने वाले इस गठबंधन की तीसरी बैठक से कई अहम मुद्दे गायब दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी लोगों और झंडे तय करने जैसे एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कई मुद्दों पर अलग अलग स्वर में बोलने वाले इन छोटे दलों की खींचतान पर भाजपा लगातार चुटकी ले रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर करारा प्रहार बोला है। उन्होंने इस बैठक को घमंडिया बैठक करार दिया है। न नीति है, न नेता है, न नीयत है। इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा न सूत न कपास, न नीति न नियत। और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, ये स्वार्थ से जुड़ा हुआ गठबंधन है, इनर कंट्राडिक्शन है। स्पष्ट नीति चाहिए, न कि कंफ्यूज्ड जमात चाहिए। ये जमात देश के लिए कंफ्यूज्ड होगा, देश के लिए खतरा पैदा करेगा। पटना बैठक से ही नीतीश कुमार के संयोजक बनने की बात मीडिया में उछाली गई, लेकिन मुंबई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को लेकर चर्चा तेज हो गई। कहा जा रहा है कि घटक दलों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 11 सह संयोजक बनाए जा सकते हैं। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट इस बैठक का आयोजन कर रहा है। पोस्टर में राहुल गांधी को हाईलाइट किया गया है, जबकि केजरीवाल पोस्टर से गायब हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में 28 दल शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के नाम पर भले ही आपसी खींचतान कई बार बाहर आ गई हो, लेकिन गठबंधन की ओर से यही राग लापा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सोच अलग हो सकती है, पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। देश का मान, आन बान शान बनी रहनी चाहिए। उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे। देश की कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति 2024 में हमें कामयाबी देगी। प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच इस राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि 3 महीने में नया गठबंधन अपना कोई एजेंडा लोगों के सामने क्यों नहीं रख पाया। यह भी कमाल का संयोग है कि राज्यों के चुनाव में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में दलों का नंबर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि जब पटना सम्मेलन में गठबंधन के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को संयोजक बना था, तो किसके वीटो ने यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सवाल यह भी है कि बैठक के एजेंडे से सीटों के बंटवारे का मुद्दा क्यों गायब है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के निर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय संपूर्ण देश राममय होगा। इसके विभिन्न कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें भूमि पूजन के समय देश में भेजे गए प्रसाद और अक्षत के साथ ही श्री राम जन्मभूमि रजकरण को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय भी देश के 5 लाख गांव में भेजने, गांव में मौजूद धर्मस्थलों पर श्री राम संकीर्तन और रामायण पाठ के साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तमाम सुझाव आ रहे हैं और उन पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। खासतौर से ये चिंतन किया जा रहा है कि यदि कोई योजना बनती है तो उसे लाखों गांवों तक पहुंचा कैसे जाए। उन्होंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय जन स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद संगठन की बड़ी शक्ति लगेगी। उनका वैसे अभी प्राथमिकता के तौर पर महोत्सव के समय भीड़ के ठहरने, भोजन और उनकी अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर गंभीरता से मंत्रणा की जा रही है। हम जरूर विचार में है कि देश को कहा जाएगा अत्यधिक शीत में मत आओ, और फिर राज्यों को कुछ तिथियां दे दी जाएं। दक्षिण भारत को ज़रा फरवरी में ले जाएं, जब उत्तर की ठंड घट जाती है, और फिर राज्य अपने लिए निर्धारित तिथि पर आए तो सब लोग आ भी जाएंगे, कठिनाइयाँ भी कम होंगी। अगर सारा देश ठीक प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अयोध्या में उमड़ पड़ा तो शायद
आप लोग भी, पत्रकार जगत भी स्वीकार करेगा कि अयोध्या में कठिनाइयां खड़ी हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर में आज उसके दोस्त की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विनय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के सर पर गोली लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जिस वक्त गोली चली घर में 4 लोग मौजूद थे। मृतक के परिवार ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र पर आरोप लगाए हैं, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि उनका पुत्र कल दिल्ली में था और उसके पिस्टल से हत्या की जाने की बात सामने आ रही है। वो पिस्टल घर में रखकर अपनी मां को देखने के लिए, जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा है, गया था। क्योंकि जहाज पर पिस्तौल ले जाने की मनाही है, इसलिए वो घर में ही अपनी पिस्टल छोड़ कर गया था। उन्होंने कहा इस हत्या में कोई भी मेरे पुत्र का लेना देना नहीं है और ये बात जांच में सामने आ जाएगी। वहीं पुलिस उपायुक्त राहुल राज ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। ये घटना दुखद है और बहुत ही दुखद है। विनय हमेशा परिवार के साथ रहता था और ये घटना हो गई। कैसे हुई है, जो लोग उसमें मौजूद थे उनको पुलिस ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। घटना का खुलासा निश्चित तरीके से हो जाएगा कि किन लोगों के द्वारा या कैसे घटना हुई है, ये जांच पड़ताल में पुलिस के द्वारा जरूर आ जाएगा। हमारा बेटा कल 4:50 की फ़्लाइट से बेचालाल के साथ दिल्ली गया हुआ था, क्योंकि हमारी पत्नी यानी उसकी मम्मी जो है हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ से छुट्टी हुई थी उनकी परसों, तो वो वहीं दिल्ली में रुकी हुई है, उनसे मिलने गया था। और बेचालाल की पत्नी अभी हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, वो भी मिलने गए थे और पिस्टल अपने घर पे रख करके गया था। अब वो पिस्टल कैसे किसके हाथ में लगी, ये पुलिस इसकी जांच कर रही। जो लोग मौजूद थे उनको पुलिस लेके गई है। जांच पड़ताल के दौरान चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। जो सच होगा निकल करके आएगा, उसमें पुलिस की मदद करने का काम करेंगे और विनय के परिवार के साथ हैं। उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कर रहे हैं। प्रदेश के वक्फ एवं अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाएगा। बरेली में प्रेस से बात करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में लिप्त पाए गए थे, ऐसे मदरसे जो बिना मान्यता के फर्जी तरीके से चल रहे थे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। शिक्षा ये भी सरकार की प्राथमिकता हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो, सभी का बोर्ड एक तरीके से पैटर्न कर दिया है। मदरसा शिक्षा में भी हम मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बेहतर एक माहौल शिक्षा का देकर उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का प्रयास है। जो मदरसे अस्तित्वहीन पाए गए हैं, जो इनकी फंडिंग पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, सर्वे आ गई है, इससे अनुशासित कार्रवाई करेंगे। महोबा जनपद में सावन मास में लगने वाले उत्तर भारत के 8वीं सदी के सबसे पुराने ऐतिहासिक कजली मेले का बीजेपी सांसद ने शुभारंभ किया। महोबा का कजली मेला आल्हा उदल के शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम का अनूठा उदाहरण है। आला और उदल के पराक्रम से जुड़ा महोबा का ऐतिहासिक कजली मेला लोगों को त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। ऐतिहासिक कजली मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट और विभिन्न झांकियों के साथ निकले जुलूस का ऐतिहासिक सागर में जाकर कजली विसर्जन के बाद समापन किया जाएगा। तो 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आइए जरा आइए।